हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 16 ऑफ जीएसटी एक्ट को देखेंगे, जिसके अंदर हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में बता रखा है कि क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं कि अगर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना है तो। उससे पहले हम हल्का सा ये समझ लेते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट होता क्या है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है कि जो भी आप इनवर्ट सप्लाई यानी कि इनपुट्स के ऊपर, कैपिटल गुड्स के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर टैक्स पे करते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स बोलते हैं। तो ये जो टैक्स होता है, यही टैक्स हमारा किस फॉर्म में होता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी या सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी के फॉर्म में होता है या यूनियन जीएसटी के फॉर्म में होता है। जो भी आपका है कि भाई इंटर स्टेट सप्लाई हो रही है या इंट्रा स्टेट सप्लाई हो रही है, उसके बेसिस पे। तो यही हमारा क्या बन जाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट बन जाता है। अब कैसे बनता है, इसके अंदर आपका रिवर्स चार्ज भी इंक्लूड हो जाता है। तो द क्रेडिट ऑफ द अबव टैक्सेस इज कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो जब आपको इन टैक्स का क्रेडिट मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। दैट इज द इनपुट टैक्सेस आर अवेलेबल टू सेट ऑफ अगेंस्ट द टैक्सेस पेबल ऑन द आउटपुट सप्लाई टैक्सेबल सप्लाईज। यानी कि आपने जो सप्लाईज ली थी, यानी कि आपने पीछे से जो सामान लिया, उसके ऊपर आपने कुछ टैक्स पे किया। कौन सा टैक्स पे किया, इनमें से कोई ना कोई टैक्स पे किया। अब ये जो आपने टैक्स पे किया, इस सामान के ऊपर, उस सामान को आपने क्या किया होगा, उसके अंदर कुछ वैल्यू एडिशन करके आगे सप्लाई किया होगा, और उसके ऊपर भी आपने टैक्स पे किया होगा। तो आपने तो यहाँ पे भी टैक्स पे कर दिया, यहाँ पे भी टैक्स पे कर दिया। तो इसके कैस्केडिंग इफेक्ट को हटाने के लिए हमने क्या किया कि ये जो आपने पहले टैक्स पे कर दिया था, इसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा कि आप इतना आपको नहीं देना, सिर्फ जो एक्स्ट्रा बनता है उतना आप टैक्स दे दो। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट बोल रहे हैं। यानी कि अगर पहले आपके 100 के गुड्स थे जो आपने पीछे से लिए, जिसके ऊपर आपने मान लो 8 रुपये टैक्स दे दिया। अब आपने आगे क्या किया, 120 रुपये के गुड्स बेचे, जिसके अंदर आपके मान लो 10 रुपये इंक्लूडेड थे, मतलब इसके ऊपर और आप 10 रुपये टैक्स दोगे, यानी जीएसटी दोगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपने 8 तो पहले ही दे दिया, तो यानी कि आपको 10 नहीं, 2 और जो है टैक्स के तौर पर देना है। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, जो पिछले 8 का आपको क्रेडिट मिल रहा है, इसको हम इनपुट टैक्स क्रेडिट बोल रहे हैं। अब इसके अंदर क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है कि अगर आपको कब मिलेगा, किस सिचुएशन में, तो वो हमें सेक्शन 16 के अंदर दे रखा है। तो सबसे पहली बात तो हर एक रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, सबसे पहले आपको रजिस्टर्ड होना है जीएसटी के अंदर। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो आप नहीं ले सकते। तो जो भी हमें कंडीशंस दे रखी हैं, रेस्ट्रिक्शन दे रखी हैं सेक्शन 49 के अंदर, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल होगा जो भी वो गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहा है उसके ऊपर। यूज और इंटेंडेड टू बी यूज इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस। अब यानी कि आगे उसको जो गुड्स जिनके लिए भी वो अपनी जो पिछली सप्लाई को यूज करेगा, वो किस चीज के लिए करना चाहिए, कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए यूज करे। वो अपने पर्सनल पर्पसेस के लिए यूज करेगा, चाहे वो रजिस्टर्ड पर्सन है तो भी उसको इनपुट टैक्स रेट नहीं मिलेगा। वो रजिस्टर्ड पर्सन है, उसको किस चीज के लिए यूज करना है, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस के लिए ही उसको यूज करना है। देन बाकी कंडीशंस क्या आती है, सबसे पहली बात तो उसके पास टैक्स इनवॉइसेस होने चाहिए या डेबिट नोट होनी चाहिए जो कि उसको सप्लायर ने दिए हैं, या कोई भी टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो इन तीनों में से कोई चीज़ उसके पास एक ना एक होनी चाहिए। तो टैक्स इनवॉइस को आप याद रख सकते हो कि टैक्स इनवॉइस उसके पास होना चाहिए अगर वो इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम कर रहा है। दूसरी चीज़ जो कि अमेंडमेंट के थ्रू ऐड की गई थी कि ये जितने भी टैक्स इनवॉइसेस थे ना, जिनके बेसिस पे उसने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है, तो इनकी जो डिटेल है, चाहे वो इनवॉइस है, डेबिट नोट है, जो भी चीज़ है, वो उसको क्या करनी है, फर्निश करनी है इन द स्टेटमेंट ऑफ आउटपुट सप्लाईज। तो जो आउटपुट सप्लाइड की स्टेटमेंट देगा ना कि भाई मैंने क्या क्या सेल की, उस स्टेटमेंट के अंदर उसको फर्निश करना है कि मेरे पास ये इनवॉइस है, इस बेसिस पे मैं अपना आईटीसी क्लेम करूंगा। और ये डिटेल्स उसको क्या करनी है, कम्युनिकेट करनी है रिसिपिएंट ऑफ सच इनवॉइस, यानी कि जिनको भी आगे वो सप्लाई कर रहे हैं उनको ये डिटेल उसको देनी है। तो ये चीज़ हमारी ऐड ऑन हुई है जो पहले नहीं थी। तो डिटेल्स उसको आगे फॉरवर्ड करनी है। तीसरी चीज़ आती है कि उसने वो गुड्स और सर्विसेज क्या कर लिए हैं, रिसीव कर लिए हैं। ये दोनों चीज़ें हैं, दोनों में से जो भी उसने लिया था वो उसने उसको रिसीव हो गए हैं। तीसरी चीज़ आती है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 41 43A, टैक्स चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई हैज बीन एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट। कि आपने क्या किया, एक्चुअली गवर्नमेंट को वो टैक्स पे कर दिया है, आपके पास नहीं पड़ा हुआ। वो आपने क्या किया, जो भी जिसका भी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर रहे हो, एक्चुअल में आपने गवर्नमेंट को पे कर दिया है। चौथी चीज़ कि आपने उसके रिगार्डिंग रिटर्न फर्निश कर दी है सेक्शन 39 की, जो आपकी नॉर्मल रिटर्न होती है वो आपने रिटर्न भी फाइल कर दी है। तो ये पांचों चीज़ें अगर आपने कर दी हैं, और पहली चीज़ जो अगर आप रजिस्टर्ड हो तो आप उस सिचुएशन के अंदर आप एलिजिबल रहते हो इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने के लिए। अब मान लो कि आप जो गुड्स रिसीव कर रहे थे वो इंस्टॉलमेंट्स के अंदर रिसीव कर रहे थे, लॉट्स में या इंस्टॉलमेंट में रिसीव कर रहे थे, तो उस सिचुएशन में आप इनपुट टैक्स क्रेडिट कब ले पाओगे, जब आपको लास्ट जो सबसे आखिरी का लॉट या इंस्टॉलमेंट मिलेगा, तब आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर पाओगे। लेकिन मान लो कि आपने सारी कंडीशन की, लेकिन उसके अंदर आपने क्या किया कि आपने पेमेंट नहीं करी इसकी,
जो भी जैसे जो भी आपने गुड्स लिए थे या सर्विसेज ली थी, सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज को अभी पेमेंट नहीं करी, अदर देन सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, इसको तो छोड़ दो, इसको हटा के, इसके अलावा अगर आपने पेमेंट नहीं की, द अमाउंट टुवर्ड द वैल्यू ऑफ सप्लाई अलॉन्ग विद टैक्स पेबल देयर ऑन विद इन पीरियड ऑफ 180 डेज, तो यानी कि आपको 180 डेज के अंदर पेमेंट करनी थी। अगर आपने 180 डेज में पेमेंट नहीं की अपने सप्लायर को, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जितना भी आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया था वो अब आपके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा कि अब आपको ये पे करना है, क्योंकि पहले भी पे नहीं किया और अभी भी आप पे नहीं करे तो अभी ऐड ऑन हो जाएगा और इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो ये दोनों चीजें ऐड ऑन हो जाएंगी अगर आप विद इन 180 डेज उस सप्लायर को पेमेंट नहीं करते। और सबसेक्शन 3 बोलता है कि अगर आपने जैसे कोई कैपिटल गुड्स हैं या जो भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स है उसके ऊपर अगर आपने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया है इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से, तो उस उतने पार्ट के ऊपर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो आपकी मर्जी है, या तो आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर लो या यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लो कैपिटल गुड्स पे। और चौथी बात आती है कि कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जो एंटाइटल नहीं होगा इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए किसी भी इनवॉइस के ऊपर या डेबिट नोट के ऊपर, अगर उसकी रिटर्न जो है फाइल नहीं होती सेक्शन 39 के हिसाब से फॉर मंथ ऑफ सितंबर, मतलब अगर आपको मंथ ऑफ सितंबर की जो फाइल करनी है उससे पहले पहले अगर आप वो पेमेंट नहीं कर देते उसकी, मतलब इनवॉइस के रिगार्डिंग, या फिर जो भी जब भी आप अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं वो, यानी अब अगर आप 30 सितंबर के बाद अपनी एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे हैं नवंबर में जाके दिसंबर में जाके, तो आपके लिए सितंबर वाली डेट, अगर आपने सितंबर से पहले ही एनुअल रिटर्न फाइल कर दी तो वो वाली डेट, दोनों में से जो भी पहले है विच एवर इज अर्लियर, तो आपको ये करना है, तभी इन सिचुएशन के अंदर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम कर पाएंगे। ठीक है, तो ये इसने बेसिक्स कंडीशंस बता दी कि आपको गुड्स और सर्विसेज मिल गए हो, आपने पेमेंट कर दी हो वेंडर को, आपके पास वैलिड इनवॉइस टैक्स वगैरह हो, पेमेंट विद इन 180 डेज हो गई हो वेंडर को, रिपोर्टिंग ऑफ टैक्स इनवॉइसेस बाय द वेंडर इन आउटवर्ड रिटर्न, जो नया क्लॉज ए ऐड हुआ 16(1) जो ऐड हुआ है, और फाइलिंग ऑफ रिटर्न बाय द रिसिपिएंट, जो सेक्शन 39 के अंदर जो रिटर्न उसने फाइल करनी है वो उसने फाइल कर दी है। तो इन सब सिचुएशन को जब हम पूरी करते हैं बेसिक कंडीशंस को, उसी सिचुएशन के अंदर हमको क्या मिलता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। तो इसके लिए कुछ जैसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके पास, जो इनवॉइस है वो कैसा होना चाहिए, जो सेक्शन 31 के हिसाब से मैं बोल रखा है वो होना चाहिए, या इनवॉइस जो भी आपको इशू हुआ है सब सेक्शन 3 ऑफ क्लॉज एफ ऑफ सेक्शन 31 के हिसाब से, या आपके पास डेबिट नोट हो, बिल ऑफ एंट्री हो, ठीक है, या इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के इनवॉइसेस हो, ये सारे अगर डॉक्यूमेंट रहते हैं तो ये आपका प्रूफ माना जाता है इनवॉइस के तौर पर। अगर ये सब है तभी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं, अदरवाइज आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। अब मान लो कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू, मतलब जो ट्रिब्यूनल वगैरह ने ऑर्डर किया उसके अंदर डिमांड के थ्रू आपसे पेमेंट मांगी गई है टैक्स की, तो उसके ऊपर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले पाएंगे। भाई फ्रॉड किया, विलफुल मिसस्टेटमेंट की, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स किए, अब आपका टैक्स कैलकुलेट होके आ रहा है, अब उसके ऊपर भी आप आईटीसी क्लेम कर रहे हो तो उसके ऊपर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ये वाला प्रोविजन समझा तो दूंगा बट ये अभी एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये वो 2017 की जब ये वाली चीज़ हुई थी, जो मई जून जो कौन सा पीरियड है उसके ऊपर ही एप्लीकेबल था ये। 5% का एड ऑन करके आपको मैक्सिमम मिल सकता है, देखो इससे समझ लो वैसे इसी पीरियड के लिए एप्लीकेबल था, बट अभी ये 5% है इसके अंदर, यहाँ 10% समझा रखा है, 5% हो गया। इसमें ये होता है कि जैसे मान लो कि आपको जो एलिजिबल आईटीसी है आपने जो कैलकुलेट किया वो इतना आ रहा है, ठीक है, और आप अवेल भी कर रहे हो रिस्पेक्टिव मंथ के अंदर इतना ही, लेकिन आपके पास इनवॉइसेस उस मंथ के जो आपने दिए थे वो सिर्फ इतने ही थे, जो आपने अपलोड किए थे इतने के ही थे। तो इस सिचुएशन में आपको 300 का पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल सकता। इसमें क्या होता है, जितना भी आपने ये दिया था ना, जैसे 270 का दिया था, तो इसके ऊपर 5% ऐड ऑन कर लो, 5, ये तो बिल्कुल आपके पक्के प्रूफ थे, इसके ऊपर प्लस 5% तक आपको मैक्सिमम आईटीसी अलाउड होगा, ये पूरा अलाउड नहीं होगा। तो यहाँ पे 2450 बन रहा है सबका टोटल करके, लेकिन 2750 क्लेम कर रखा है तो नहीं ले सकते। 2450 के अंदर प्लस 5% ऐड ऑन करेंगे, जितना भी आएगा उतना आईटीसी ले सकते हैं, ये पूरा अमाउंट 2750 का नहीं ले सकते। यही चीज़ इसने समझाई है, ये 5% हो चुका है वैसे भी। तो इसका एनालिसिस यही है कि क्या क्या हमें बता रखा है जो हम समझ चुके हैं, तो आप एक बार अपने माइंड में रिवाइज कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आया हो कि आईटीसी है क्या और क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या कंडीशंस आपको पूरी करनी पड़ती है अगर आपको आईटीसी क्लेम करना है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।